चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है हमारा कौन सा, समर 22 का क्वेश्चन 1 पार्ट ए। Identify and discuss the audit risk from the above information and explain the detailed response to each risk in planning the audit of TPL। इसमें क्या करना है, रिस्पॉन्स भी करना, रिस्क भी आइडेंटिफाई करना है और रिस्पॉन्स भी। रिस्पॉन्स आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हर रिस्क का एक एक प्रोसीजर मैं आपको नहीं पढ़ा सकूंगा, कुछ प्रोसीजर हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद लेकिन आपको अगर कोई प्रोसीजर किसी रिस्क में समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, क्लास में डिस्कस करेंगे हम उसको, हर प्रोसीजर को नहीं, सिर्फ उस प्रोसीजर को जो आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन मैंने देखे, मुझे उम्मीद है, ये लगता है कि आप में से अक्सर स्टूडेंट उसको पढ़ते जाएंगे, रीड करते जाएंगे, समझ आती जाती है, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बहरहाल जिस भी रिस्क में अगर प्रॉब्लम हुई प्रोसीजर में पूछ सकते हैं आप। अब आगे चल, अच्छा अब इसमें 12 मार्क्स है, रिस्क भी है प्रोसीजर भी है। आपके ख्याल में कितने रिस्क आइडेंटिफाई करने चाहिए हमें? 12 2.5 से डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? 5 रिस्क कम से कम हमें आइडेंटिफाई करने हैं। You are the audit manager of Mariam and Company Chartered Accountants responsible for planning the audit of Turbo Pakistan Limited for the year ending 30 June 22। क्या ओपनिंग बैलेंस का रिस्क है? नहीं। TPL is engaged in selling branded motorcycle which it imports from China। इसमें कोई रिस्क है? हाँ, रिस्क कौन सा आ गया? इंपोर्ट्स की वजह से फॉरेन करेंसी का रिस्क आ गया, इंपोर्ट को अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट, आफ्टर obtaining the preliminary understanding and performing the related procedure, your audit team has presented the following significant matters। पहला, TPL provides 1 year warranty on the motorcycle। बाय नेचर रिस्क आ गया, वारंटी की सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है ना इसमें। अच्छा आगे चल के हमें अगर वारंटी के बारे से मजीद इंफॉर्मेशन देगा ना, उसको हम सपोर्ट के तौर पे यूज करेंगे। जैसे हो सकता है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम हो गई है, तो उसका मतलब हम कहेंगे इस साल वारंटी कम होनी चाहिए, और अगर कहे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ गई है इस साल प्रोविजन बढ़ जानी चाहिए, उसको फिर हम सपोर्ट करेंगे। बाय नेचर रिस्क राइज हो गया, आगे फर्दर कोई इंफॉर्मेशन देगा तो वो हम इसके साथ सप्लीमेंट करेंगे उसको। The warranty covers free of cost repair of any defect and replacement of any faulty part। Up to last year, TPL maintained a warranty provision of 6% of total sales। पहले बताइए, the warranty cover free of cost repair of any defect and replacement of any faulty part। कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्या है? फ्री रिपेयर प्रोवाइड करेंगे आप, IFRS 15 राइज हो जाएगा। क्या ये वही बात होगी, पैकेज डील, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सेल के साथ फ्री सर्विस कर रहे हो आप, तो दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस अलग हैं, उनका रेवेन्यू भी अलग होना चाहिए। IFRS 15 का इशू आ गया? ओके। फिर अगली बात, 2 रिस्क हो गए हैं, एक फॉरेन करेंसी का था, वारंटी नहीं, 3 हो गए, फॉरेन करेंसी, वारंटी और प्रोविजन, प्रोविजन फॉर वारंटी और IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिपेयर का अलग रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर कह रहे हैं अप टू लास्ट ईयर TPL मेंटेन वारंटी प्रोविजन ऑफ 6% ऑफ टोटल सेल। ये प्रैक्टिस भी गलत वारंटी को इंडिकेट कर, गलत प्रोविजन को इंडिकेट कर रही है। सॉरी, 6% ऑफ टोटल सेल, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है। मेरे जहन में एक दूसरा पॉइंट आ गया। चले, अब जो कि असल मकसद क्वेश्चन करना नहीं है, कंसेप्ट बिल्ड करना है। वारंटी में कह रहा है 6% ऑफ टोटल सेल वारंटी के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर यही वो स्टेटमेंट ये देता कि सेल्स का 6% प्रोविजन फॉर बैड डेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये प्रैक्टिस गलत होती, इसमें मिस स्टेटमेंट का चांस ज्यादा होता। बताइए कैसे? हाँ, क्योंकि ये जनरल प्रोविजन है। हम डेटर्स की जब प्रोविजन करते हैं कैसे करनी चाहिए, एक एक डेटर को सामने रख के, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को सामने रख के प्रोविजन एस्टिमेट करनी चाहिए कि एक ही रेट जो है स्पेसिफिक प्रोविजन इंडिविजुअली। अगर यही डेटर की प्रोविजन की बात करता तो ये क्या होता, हमारा रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। लेकिन ये वारंटी की बात कर रहा है, वारंटी में ऐसे कर सकते हैं क्योंकि वारंटी डायरेक्टली सेल पे डिपेंड करती है। अब उसमें परसेंटेज ठीक है कि नहीं, आपको पास्ट हिस्ट्री एग्रीमेंट पढ़ने पड़ेंगे सेल करने पे जो वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को,
और पास हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, वारंटी रिपेयर की कॉस्ट देखनी पड़ेगी कि रीजनेबल कॉस्ट की बेस पे प्रोविजन रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। The management has informed that the quality of motorcycle has significantly been improved over the period and they are considering the reduction in warranty provision. वो कह रहे हैं वारंटी प्रोविजन में रिडक्शन होनी चाहिए। The audit team reviewed the last year provision and observed that actual claims were slightly higher than the provision. मैनेजमेंट कह रही है इंप्रूव हुई क्वालिटी, प्रोविजन कम होनी चाहिए और क्लेम्स बढ़ गए। पर वारंटी अंडरस्टेटेड का रिस्क है कि नहीं? फिर से बताइए कितने रिस्क आ गए हमारे। पहला फॉरेन इंपोर्ट की वजह से फॉरेन करेंसी, दूसरा प्रोविजन ऑफ वारंटी और तीसरा रेवेन्यू जो फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसका रेवेन्यू। 3 रिस्क हो गए। आगे चलते हैं। Second, during the year in order to boost sales, TPL has relaxed its credit policy from 30 days to 60 days. एक चीज याद रखिएगा, बजाहिर जहन में ये आता है कि अगर कंपनी ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी जो है वो 30 से 60 डेज कर दी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 से 90 डेज कर दिया ना तो प्रॉब्लम 90 डेज के बाद राइज होगी, पहले नहीं होगी। जब तक क्रेडिट पॉलिसी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग क्या होगी आपकी, जब तक क्रेडिट पॉलिसी 30 डेज की है तो 30 डेज से कम अगर कोई ओवरड्यू डेटर्स हैं उन पे कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं, 30 डेज से ज्यादा पे जरूरत है। लेकिन अगर पॉलिसी 60 डेज पे चली जाती है तो फिर 60 डेज के मुताबिक प्रोविजन कैलकुलेट, ये अंडरस्टैंडिंग है ना। लेकिन असूल सुन लीजिए, असूल ये होता है कि अगर आप किसी से पैसे लेने हैं ना तो जितना ज्यादा टाइम उसको, चाहे टाइम आपने खुद दिया है, जितना ज्यादा टाइम देंगे उसको उतना ही रिकवरी का चांस कम होता जाएगा, और जितना कम टाइम देंगे, यानी अगर क्रेडिट पीरियड आप 90 डेज कर लेते हैं ना, मैनेजमेंट आपको क्या कहेगी, सर क्रेडिट पीरियड 90 डेज है, और फिर कहेगी सर 90 डेज से ऊपर जो ओवरड्यू हुआ है उन पे प्रोविजन रिकॉर्ड करें ना, 90 डेज से कम पे तो नहीं होनी चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैनेजमेंट ये कहती है कि सर हमारा क्रेडिट पीरियड है, फर्ज कीजिए 5 साल, तो उसकी प्रीमियम ऑफ बैड डेट 0 होनी चाहिए? नहीं, पॉलिसी जो मर्जी हो, क्रेडिट पीरियड डेज में जितना ज्यादा होता जाएगा प्रीमियम फॉर बैड डेट उतनी, और जितना कम होता जाएगा प्रीमियम फॉर बैड डेट उतनी कम। क्रेडिट पीरियड 0 कर दे, प्रीमियम फॉर बैड डेट भी 0 हो जाएगी। ऐसा ही है ना, कैश पे तो प्रीमियम फॉर बैड डेट नहीं है। हाँ जी, तो यहां पे उसने पॉलिसी 30 से 60 डेज के मुताबिक कर दी। क्या अब हमारी प्रोविजन कम हो जानी चाहिए? नहीं, 60 डेज में 30 डेज में जितने पॉलिसी जो भी हो क्रेडिट पीरियड को इंक्रीज करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी इंक्रीज होगी। आगे कह रहा है दिस रिलैक्सेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सेल्स बाय एटलीस्ट 10% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। क्रेडिट पीरियड बढ़ाएं, सेल बढ़ती है, ये बात ठीक है, लेकिन एक दूसरा भी इसका साइड इफेक्ट है, क्या? बैड डेट भी बढ़ जाते हैं। Up to last year, TPL maintained provision for bad debts at 5% of the total debtors balance at year end. The management has informed our team that we will continue to maintain the same level of provision for current year as well. अच्छा, अब इसमें सारे में रिस्क है प्रोविजन फॉर बैड डेट का, लेकिन रीजन 2 हैं। नंबर 1 जो गलत जो है वो ये क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया जिसकी वजह से बैड डेट से एक्सपेक्टेड इंक्रीज होंगे, इससे एग्री करते हैं। नंबर 2 जो प्रोविजन के गलत होने की निशानदेही कर रही है चीज वो ये कि आप एक जनरल प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, आपको स्पेसिफिक प्रोविजन करनी चाहिए। क्लियर? इसी तरह का एक और कंसेप्ट इन्वेंट्री में भी टेस्ट करता है कि आपने इन्वेंट्री के लिए 10% प्रोविजन जो है स्लो मूविंग स्टॉक की रिकॉर्ड कर ली, ये भी गलत है। आपको तो हर इन्वेंट्री आइटम को सामने रख के डिसाइड करना चाहिए किस पे प्रोविजन रिकॉर्ड होनी, कौन सा स्लो मूविंग आइटम है, किसकी सेल प्राइस क्या है, और आइटम टू आइटम एनआरबी होनी चाहिए। IS2 भी इस तरह की बात करता है कि जब आपने एनआरबी कैलकुलेट करनी है तो आइटम टू आइटम कैलकुलेट करनी है। करता है IS2 इस तरह की बात कोई आइटम टू आइटम की? कि वो क्या कहता है कि टोटल को करें, प्रोडक्ट वाइज होता है। शाबाश भाई, ये रिस्क समझ आ गया। 4 रिस्क हो गए, वारंटी का हो गया, डेटर्स का हो गया, IFRS 15 फ्री रिपेयर की वजह से हो गया, इंपोर्ट का हो गया। नेक्स्ट, इंटरनल आइटम्स ऑफ TPL रिपोर्टेड दैट कैश कलेक्टेड फ्रॉम सर्टेन स्मॉल डीलर्स वर नॉट रिकॉर्डेड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन टाइमली बेसिस एंड दे हैव रिकमेंडेड अवॉइड कैश कलेक्शन फ्रॉम डीलर्स।
याद रखें, एक्सेसिव कैश में डीलिंग करना हमेशा रिस्क और फ्रॉड का बायस बनता है। जहां कहीं किसी के पास एक्सेसिव कैश होगा, एक्सेसिव कैश में डीलिंग में हमेशा रिस्क होता है। ठीक है, अमूमी तौर पे टैक्स मैनेजमेंट करने के लिए कैश में डीलिंग की जाती है, लेकिन वो जो टैक्स वालों से बाजू का 10% 20% बचाते हैं ना, वो पता चलता है वो 100% चोर डाकू ले गए। रिस्क मिस, यहाँ एम्प्लॉयज भी मिस एप्रोप्रिएशन करते हैं, तो उसमें रिस्क अलग होगा। ठीक है, यहां पे खास तौर पे वो कह रहा है, अच्छा अब ये देखे क्वेश्चन में ये तो बता रहा है कि ये गलत प्रैक्टिस है और रिकमेंड की है इंटरनल ऑडिटर ने, लेकिन इसके ऊपर अमल हो गया कि नहीं ये नहीं बता रहा। क्या इसका मतलब है अभी भी कैश में डीलिंग हो रही होगी? रिस्क ऑफ फ्रॉड है, बिल्कुल। ये हमारे लगभग 5 का टारगेट था, 5 हो गए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब आपने ये देखा, ये हाँ आसान लग रहा है जल्दी। अब आप जितने भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, अब आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करने होंगे, और एक दफा रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए, प्रोसीजर भी आपको पता है रिपीट हो रहे होते हैं। वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स या इन्वेंट्री का जो एक क्वेश्चन में प्रोसीजर है, दूसरे क्वेश्चन में भी तो वही होंगे। ठीक है, अब नया रिस्क आएगा जरूर, लेकिन सिर्फ 20%। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, ये आपने टारगेट रखना है। कोई भी नया क्वेश्चन है, अब आप पहले मैंने 50 to 60% बोला था ना, अब आपका टारगेट होगा 80%। अगर आपने 80% तक रिस्क और प्रोसीजर आइडेंटिफाई कर दिए हैं, तो सामने आप एग्जाम लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल है। अगर आपने रिस्क की आइडेंटिफिकेशन या प्रोसीजर की आइडेंटिफिकेशन 80% से कम है, तो समझ लें फिर आपकी रिस्क असेसमेंट में भी कसर है। अब आपका टारगेट क्या? 80%। और 100% आपको होता है, कभी नहीं होता। वो तो किसी क्वेश्चन में आपकी 100% हो जाए, अगर रिस्क आइडेंटिफाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अपना एक्सपेक्टेड टारगेट 80% से अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, इसका मतलब है तैयारी अच्छी है आपकी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इसका ए पार्ट करना है, बी पार्ट नहीं करना है इसका, वो बी पार्ट किसी और टॉपिक से रिलेट करता है, वो फिर करेंगे। ये तो अब अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये पहले वाला क्वेश्चन उसे 1 घंटा हो गया था, ये वाला जो क्वेश्चन इसके असेसमेंट का, इसको भी 1 घंटा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आप देखेंगे बहुत से रिस्क आप पढ़ते जाएंगे, आइडेंटिफाई होते जाए। भाई कर लें स्टार्ट, इजाजत देता हूं, क्या कहते हैं? कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हमारा आज वैसे भी छुट्टी है। चलें ठीक है, फिर आपसे नहीं पूछते। Discuss the audit risk that exists in the above scenario and suggest the key audit procedures to be performed in respect of identified risk. रिस्क भी है, प्रोसीजर भी है। मार्क्स 23 कितने आइडेंटिफाई करने हैं? 10 के लगभग। 23 डिवाइडेड बाय 2.5 10 के लगभग। ये क्वेश्चन है जी विंटर 21 का, विंटर 21 का क्वेश्चन 2। अच्छा, अब ये अलग इंडस्ट्री में ले गया, फूड इंडस्ट्री में ले गया आपको। Your firm has been appointed as the auditor of recently launched innovative food business venture by the name of Macaw Foods Private Limited. Extracts from draft financial statement for the year ended provided. हाँ, ये जो अपॉइंटेड का लफ्ज है, इससे रिस्क अराइज होता है कि ओपनिंग बैलेंसेस का, लेकिन साथ ही साथ उसने एक और लफ्ज भी बोला जिसकी वजह से बेहतर है कि ना लिखा जाए। वो लफ्ज क्या है? रिसेंटली लॉन्च इनोवेटिव फूड बिजनेस। इसका मतलब है इसी साल कंपनी बनी होगी, तो इसका ओपनिंग बैलेंसेस प्रोबेबली होंगे ही नहीं, तो इसमें ओपनिंग बैलेंसेस को जिक्र नहीं करना चाहिए। और फिर उसने कंपैरेटिव भी नहीं दिया दूसरी, ये इससे भी हमें कंफर्ट मिल रही है इस बात की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ज्वाइनिंग फी है नॉन रिफंडेबल। अब ये वही अपफ्रंट फी आ गई, इसमें मेरा वही रिस्क आ गया। आगे कोई इंफॉर्मेशन दी होगी उसने, वो सप्लीमेंट करके बताऊंगा, लेकिन प्रोविजनल असेसमेंट शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ज्वाइनिंग फी है, वन टाइम फी है, अपफ्रंट फी है। IFRS 15 कहता है, ध्यान से देख लो कि इसको आपने सारे का सारा एट ए टाइम रिकॉर्ड करना है या ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना है। ये रिस्क राइज इसमें हो रहा होगा, मेरी असेसमेंट है, लेकिन आगे कंफर्म कैसे होगा? नीचे इंफॉर्मेशन से। सर्विस चार्जेस 50 मिलियन, प्रॉफिट ऑन सप्लाई ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कुछ इंग्रेडिएंट्स भी सप्लाई, सर्विस भी दे रहे हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, करंट एसेट और कैश एंड बैंक। इन्वेंट्री है,
कैश एंड बैंक है। करंट लायबिलिटीज है पेएबल टू रेस्टोरेंट, नेट ऑफ सर्विस चार्जेस एंड प्रॉफिट ऑन इंग्रेडिएंट्स 10 मिलियन। रेस्टोरेंट को पेएबल है, ये हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ने रेस्टोरेंट को पे करना है। नेट ऑफ सर्विस चार्जेस एंड प्रॉफिट ऑन इंग्रेडिएंट, यानी कोई सर्विस चार्जेस से वसूल करने थे। इसका मतलब है रेस्टोरेंट के साथ कुछ इस तरह की डीलिंग है कि कुछ पैसे वसूल करने हैं, कुछ पे कर, उनको नेट कर दिया है, और वो है 10 मिलियन। समझ आ गई, नेचर की समझ आ गई। शेयर कैपिटल 300। चलिए, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग एमपीएल, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले फूड बिजनेस में एक रिस्क तो बाय नेचर होता ही है। वो क्या होता है? पेरिशेबल इन्वेंट्री का। पेरिशेबल इन्वेंट्री, कुछ इन्वेंट्री ऐसी होगी जो सब स्टैंडर्ड हो, एक्सपायर्ड हो सकती हो, तो स्टॉक में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का रिस्क अराइज बाय नेचर होता है। कोई इंफॉर्मेशन दे दे अगर आगे चल के तो अच्छी बात है, उसको सप्लीमेंट कर लेंगे, वरना याद रखिएगा उसमें ये रिस्क मुमकिन तो होता ही है बाय नेचर। कह रहा बैकग्राउंड, मरियम एंड मुजतबा आर द को फाउंडर्स ऑफ एमपीएल एंड आर आल्सो इन्वॉल्वड इन एंटिटीज ऑपरेशनल एक्टिविटीज। कोई रिस्क है? को फाउंडर भी है और एक्टिविटीज में भी वही डील कर रहे हैं, कोई रिस्क है? बताइए, यस नो करें। नहीं समझ रहा तो नो ही कर दें। कोई ओनरी मैनेजमेंट फाउंडर्स हैं, को फाउंडर एंड आल्सो इन्वॉल्वड इन एंटिटीज ऑपरेशनल एक्टिविटीज में शामिल है। ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क आ सकता है इसमें। जो को फाउंडर है वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहे हैं। जब ओनर ही बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हाई हो सकता है। इसको भी अलग से लिख दीजिए, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट, दे हैड अप्रोच्ड ए वेंचर कैपिटल फंड, द फंड फॉर फाइनेंसिंग द स्टार्टअप। वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होते हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंस, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटल फंड के पास फंड फाइनेंस एमपीएल इन रिटर्न ऑफ ए 40% इक्विटी स्टेक इन द बिजनेस। बीइंग ए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट फॉर द फंड, they have a superior right on MPL's assets and payouts over other stakeholders. Remaining amount was raised through a rupees 100 million bank loan. बैंक लोन तो क्लियरली अंडरलाइन कर ले, इसमें तो रिस्क आ गया कि नहीं आ गया? बैंक लोन की वजह से रिस्क आ गया कि नहीं? किस चीज का रिस्क? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का रिस्क, लोन की बाइफरकेशन का रिस्क करंट नॉन करंट में, और उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस की वायलेशन का रिस्क। 3 पॉइंट आपने सोल्यूशन में लिखने हैं बैंक लोन के साथ, इंटरेस्ट का, उसका क्लासिफिकेशन का, और खास तौर पे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन का। और किसी क्वेश्चन में अगर इंडिकेशन दे देना कि आपने टर्म एंड कंडीशन की वायलेशन की है, तो उसमें एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी, वो फिर कभी आपको बताऊंगा। यहां पे उसने सिर्फ ये कहा लोन लिया है, लोन एग्रीमेंट की वायलेशन हुई है नहीं कहा। किसी किसी केस स्टडी में कहेगा कि लोन एग्रीमेंट जो किया था उसकी वायलेशन भी की है। अब उसका इंपैक्ट क्या होगा ये जब आप वो केस स्टडी करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपको बताऊंगा, फिलहाल नहीं बता रहा। ठीक है, तो लोन की वजह से यहां तक रिस्क राइज हो गया। आगे चलते हैं, यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नजर आ रही है, ये जो उसने वेंचर कैपिटल फंड की बात की है। 2 अल्फाज ऐसे हैं जो मुझे कंफ्लिक्टिंग लग रहे हैं। वो क्या? एक कह रहा है कि फंड ने जो फाइनेंस किया वो 40% इक्विटी उसको दिया है। कितने परसेंट दिया है? 40% इक्विटी, जो कि इसमें शामिल होगा। ऐसा ही है ना, इसका 40% इसमें शामिल होगा। साथ ही साथ एक और बात कर रहा है, सुपीरियर राइट ऑन एसेट्स एंड पे आउट। पे आउट मतलब डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर सुपीरियर राइट होगा। एक तरफ इक्विटी बोल रहा है, एक तरफ सुपीरियर राइट्स बोल रहा है। क्या ये खुला तजाद नहीं है? भाई अगर इक्विटी सुपीरियर राइट है तो फिर इक्विटी थोड़ा ही हुआ, वो तो प्रेफरेंस शेयर हो गया, वो ऑर्डिनरी शेयर नहीं हुआ, फिर प्रेफरेंस शेयर हो गया ना, नहीं हुआ? तो प्रेफरेंशियल राइट तो उसको अलग से डिस्क्लोज होना चाहिए कि साथ ही होना चाहिए? अलग से डिस्क्लोज। शेयर कैपिटल में अगर प्रेफरेंस शेयर है, जो कि है, तो फिर क्या होना चाहिए? इसकी रिकॉर्डिंग अलग से होनी चाहिए। और ना ध्यान से जो एग्रीमेंट वेंचर कैपिटल के साथ हुआ है ना, वो एग्रीमेंट ध्यान से देख ले, हो सकता है वो कोई फाइनेंसिंग अरेंजमेंट हो।
लोन में ना क्लासिफाई करना पड़े। वैसे लोन का चांस कम है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये ऑर्डिनरी शेयर नहीं है, ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर में क्या करना चाहिए, अलग रिप्रेजेंट करना चाहिए उसको। रिस्क राइज हो गए, कितने रिस्क राइज हो गए यहां तक, अभी तक 5 रिस्क हो गए। ओके, ऑपरेशंस में आ जाए। एमपीएल हैज एस्टेब्लिश्ड, अच्छा 5 कैसे हो गए, मुझे दोबारा से बताया, रिकॉल करवाएं। पहला रिस्क कौन सा था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, फूड बिजनेस है, पेरिशेबल इन्वेंट्री आइटम। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का वो वन टाइम फी की वजह से नॉन रिफंडेबल। तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि फाउंडर ही इधर है, मैनेज कर रहा है। वेंचर कैपिटल प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर की क्लासिफिकेशन, और ये लोन आ गया। नेट ऑफ का तो कमेंट नहीं ना किया अभी हमने, वो करते हैं। एमपीएल हैज एस्टैब्लिश्ड लार्ज shared kitchens in the key locality of the city where MPL offers restaurant to scale up and have immediate presence in that locality। अच्छा, इससे पहले इसके नेचर ऑफ बिजनेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये फूड पांडा वाले क्या करते हैं, क्या ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट्स को, या के फूड कुकिंग भी करते हैं? जब ऑर्डर करते हैं फूड पांडा वगैरह, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, खुद तो फूड नहीं बनाता है। इसमें थोड़ा सा उसने चेंज किया। इसमें कह रहा है सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है, किचन बनाया एक बड़ा, उसमें कुकिंग फैसिलिटीज भी है। अगर आपके पास कोई रेसिपी है, आप ऑर्डर करें कंपनी को, कंपनी में शेफ मौजूद होंगे, आपकी रेसिपी के मुताबिक वो खाना तैयार करेंगे, कुकिंग का काम यही करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, अपना राइडर भेज के खाना कलेक्ट करें, कस्टमर को खुद भेजे। नंबर 2, राइडर भी कंपनी का होगा, आप हमें सिर्फ एड्रेस दे दीजिए, हम खाना उसको पहुंचा देंगे। यानी ये 2 तरह, समझ लीजिए एक होटल है, जो बड़ा होटल कह लें, जो दूसरे छोटे छोटे होटल्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे होटल जिनके पास अपना अच्छा सेटअप मौजूद नहीं है, ठीक है। ये जैसे आपके पास आइडिया, बात करता है आइडिया है, पैसे नहीं है, हमारे पास एक रेसिपी है, वो नानी अम्मा ने सिखाई थी, रेसिपी है हमारे पास, लेकिन उसको बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं है। तो क्या करेंगे, होटल को रेसिपी भेजी, इस होटल, इस कंपनी ने क्या किया, अपने शेफ से उस रेसिपी के मुताबिक कुकिंग करवाई, और कुकिंग करवा के या तो रेसिपी जिसने भेजी थी वो खुद कस्टमर को डिलीवर कर दे, या यही डिलीवर कर देगा। बताइए अच्छा सिस्टम है कि नहीं, अच्छा सिस्टम, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट है ना आउटसोर्सिंग का, तो सिर्फ आपने सिर्फ अपनी रेसिपी के ऊपर फोकस करना है, घर बैठ के तजर्बे करते रहने हैं कि इस डिश को कैसे इंप्रूव किया जाए। जब आपका बीटा वर्जन सक्सेसफुल हो गया, तो फिर आपने क्या किया, कमर्शियल लॉन्च के लिए क्या करना है, होटल को भेज दें रेसिपी, उसे कि इसके मुताबिक बनाओ। समझ आ गया। इसमें एक और ट्विस्ट है, उस रेसिपी में नमक मिर्च कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि अमूमी तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे नमक मिर्च, लेकिन कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होंगे जो उस रेसिपी के स्पेसिफिक हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है कोई मीट हो, फिश, या कुछ इस तरह के। तो अगर तो केस स्टडी में आगे चल के वो कहता है अगर तो स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो रेसिपी वाला रेसिपी के साथ बेचेगा, और अगर कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कंपनी वालों ने खुद अपने किचन में रखे हुए हैं। कुछ बात समझ आई, ऑपरेशन समझ आ गए इनके। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एमपीएल हैज एस्टैब्लिश्ड लार्ज शेयर्ड किचन्स इन द की लोकल। शेयर्ड किचन का कंसेप्ट समझ आ गया, शेयर्ड है, कोई भी आके रेसिपी अपनी दे, हम बता देंगे जी। हाँ, प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग है। लिवाइस अपनी प्रोडक्शन नहीं करता, अच्छा अपनी सारी प्रोडक्शन आउटसोर्स की हुई है, गुड। शॉपिफाई जी, ठीक है। तो उसी तरह का ये कंसेप्ट है प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग का।
MPL offers restaurants to scale up and have immediate presence in that locality. MPL रेस्टोरेंट को ऑफर करता है कि आप अपने ऑपरेशन को स्केल अप करें. कैसे? इफ ए रेस्टोरेंट ब्रांड जॉइंस MPL, अगर वो MPL को ज्वाइन करते हैं, यहां इसको सिस्टम को समझिएगा. All it needs to do is to share its recipe with MPL's team. रेस्टोरेंट ने क्या करना है? अपनी रेसिपी टीम को शेयर कर देनी है. On receiving the order, MPL will be responsible for sourcing of ingredients, cooking with care to packaging and delivering it to the customer. उसने ये सारे काम करने हैं. इंग्रेडिएंट्स को अरेंज करना है, पकाना है उसको, और फिर कस्टमर तक डिलीवर करना है. लेकिन यहां पे इंग्रेडिएंट्स सारे नहीं, कॉमन वाले इंग्रेडिएंट्स. The restaurant thus saves huge cost of setting up their own infrastructure through partnership with MPL. रेस्टोरेंट को फायदा हो जाता है, उन्हें अपना खुद प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, या करने भी हो तो छोटी सी प्रोडक्शन हो, शाम 6, 7, 8 बजे तक प्रोडक्शन खुद करेंगे. उसके बाद के कोई ऑर्डर है वो शायद MPL से भिजवाते होंगे, या हो सकता है सारे के सारे ऑर्डर ही प्रोसेसिंग के लिए MPL के पास भिजवाते हो. आगे चलते हैं. टू पार्टनर विद सिस्टम समझ आ रहा है कि नहीं? वर्केबल है, इसीलिए चल रहा है. टू पार्टनर विद MPL, restaurants have to enter into a 3-year contract under which they are required to pay non-refundable joining fee of rupees 100 million. अच्छा, इसमें उसने आपको ऑपरेशंस के बारे में बताया है, इसमें रिस्क तो कोई राइज नहीं होता ना. रेसिपी क्या क्या रिस्क राइज होता है? हाँ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है. तो अगर लीक हो भी जाए तो इससे इसकी MPL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, लिटिगेशन हो सकती है, डाटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं एप्लीकेबल कंपनी के ऊपर. तो रेसिपी के, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप अदर अपने पार्टनर्स जो हैं या जो भी जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, उसको सिक्योर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर आप अपने क्लाइंट्स की डिस्क्लोज करेंगे, आपके खिलाफ लिटिगेशन हो सकती है, उसकी प्रोविजन का रिस्क आ गया है. इसके अलावा और कोई रिस्क नहीं है. टू पार्टनर विद MPL रेस्टोरेंट. अच्छा, अब ये इसमें क्या रिस्क है? ज्वाइनिंग, नॉन रिफंडेबल ज्वाइनिंग फी, IFRS 15. ये वही कंफर्म हो गया जो ऊपर हमने रिस्क प्रोविजनली आइडेंटिफाई किया था ना, नीचे उसने फर्दर इंफॉर्मेशन से उसको कंफर्म कर दिया. तो इस फर्दर इंफॉर्मेशन को हम उस रिस्क आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन में मर्ज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. फिर कह रहा है 30% सर्विस चार्जेस फॉर ऑर्डर डिलीवर्ड बाय MPL एंड 25% सर्विस चार्जेस फॉर ऑर्डर डिलीवर्ड बाय एनी थर्ड पार्टी फूड डिलीवरी कंपनी. वो कहता है और सर्विस चार्जेस भी होते हैं हर ऑर्डर के. एक तो रजिस्ट्रेशन फीस हो गई 1 लाख, और फिर 30% यानी ऑर्डर की जो भी प्राइस होगी उसका 30%. अगर डिलीवर हमने ही का, हमने सिर्फ कुकिंग करनी है तो 25% फीस होगी. अगर हमने MPL ने कुकिंग भी करनी है और डिलीवरी भी करनी है फिर 30% फीस होगी. अरेंजमेंट समझ आए? नेक्स्ट, इन एडिशन रेस्टोरेंट्स आर आल्सो चार्ज फॉर कॉस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट. उन्हें स्टैंडर्ड रेट कम्युनिकेटेड टू ऑल रेस्टोरेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ. हाउएवर स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट देमसेल्फ. कह रहा है जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नमक मिर्च, वो तो हमारे पास होती है, उसको हम एक स्टैंडर्ड रेट के मुताबिक एलोकेट कर देते हैं. अब जाहिर नमक मिर्च में हर एक को थोड़ी सा आप रखे, इसमें 2 चुटकियां, इसको 2 रुपए चार्ज करने, इसके 1 चुटकी डाला 1 रुपए, वो एक स्टैंडर्ड रेट के मुताबिक एलोकेशन कर रहे होंगे. और जो स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट है वो खुद भिजवाता है. कौन भिजवाते हैं? क्लाइंट. अच्छा, अब यहां पे एक रिस्क है जिससे मैं एग्री नहीं, मतलब मैं इतना कन्विंस नहीं हूं. वो ये है, उसने सोल्यूशन में ये लिखा है कि थर्ड पार्टी ने जो अपने इंग्रेडिएंट्स भिजवाए हैं वो आपके पास हो सकता है आपके स्टॉक में, यानी आपके जो मसाले वगैरह हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, और जो थर्ड पार्टी ने रेसिपी के साथ भिजवाए हैं वो इकट्ठे हो गए हों. आपके स्टॉक में थर्ड पार्टी का स्टॉक भी मौजूद है. जब आप क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे उसमें दोनों हो सकता है इंक्लूड हो गए हों, इसलिए आपको अलग करना चाहिए. क्या आप इस रिस्क से एग्री करते हैं? हाँ, ठीक है. लेकिन मैं इससे थोड़ा अवॉइड करूंगा. अवॉइड इसलिए करूंगा कि इस तरह की सिचुएशन में रिस्क जरूर राइज होता है जब कॉमन आपके पास किसी थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री हो. लेकिन यहाँ पे जो इन्वेंट्री होगी ये क्लोजिंग बैलेंस में नहीं होगी. ये मंथ एंड तो दूर की बात है, ये शायद डे एंड में भी ना हो.
उसने जो चीजें भिजवानी है वो तो खाना वगैरह जो बनाना है वो उसी दिन बना के उसी दिन भेज देना उसने। जब हम ऑर्डर करते हैं, अब ये फूड पांडा कंपनी जो है, इसने उठाना है रेस्टोरेंट से खाना और कस्टमर तक डिलीवर करना है, क्या इसकी बैलेंस शीट में ये खाना आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा। वो तो सेम डे में आगे डिलीवर हो जाना है ना, उसका स्टॉक तो मेंटेन होता ही नहीं है। लेकिन बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं इस रिस्क को नहीं लिखूंगा अपने सोल्यूशन में। लेकिन अगर आप कन्विंस्ड हो कि ये रिस्क राइज होता है, अमूमी इस तरह की सिचुएशन में राइज होता है, लेकिन चूंकि पेरिशेबल आइटम है और ये सेम डे में खाना तो चंद घंटों में खराब हो जाता है, तो इसलिए इसमें ये रिस्क सिग्निफिकेंट नहीं है। ये मेरी असेसमेंट है। नहीं, स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट्स का मतलब मसाला जात नहीं है। स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट का मतलब मीट वगैरह कुछ उसका होगा, सब्जियां होंगी। मैं इसका मीनिंग ये ले रहा हूं। रूटीन का क्लाइंट है तो बल्क क्वांटिटी में भी सामान उसने रखा होगा, ये कहना चाह रहे हैं। यानी उसने कहा डीप फ्रीजर के अंदर ये 1 मन गोश्त रख लो। ठीक है, कर सकते हैं। फिर अगर आप कन्विंस्ड है ना तो कर सकते हैं। मेरे नजर में इतना सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। आई कैप में हमने सोल्यूशन में इंक्लूड किया हुआ है। आगे चलते हैं। और अमूमी तौर पे अगर ये पेरिशेबल आइटम ना होती तो मैं 100% आपसे कहता जरूर लिखिए इस रिस्क को। ये आगे चलते हैं। इसके बाद MPL परचेज इंग्रेडिएंट्स इन बल्क क्वांटिटी एंड रिजल्टेंटली ऑब्टेन्स ह्यूज डिस्काउंट्स। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वही अपना और अपने इंग्रेडिएंट्स और क्लाइंट के इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर वो वाले रिस्क को जस्टिफाई करवाने के लिए उसने ये बात लिखी हुई है। MPL's management has presented profit on the ingredients in its financial statements on the net basis as they believe that they are acting as agent for restaurant। अब ये नेट बेसिस की बात है। अब देखिए हो क्या रहा है, एक है प्रॉफिट ऑन इंग्रेडिएंट ऑन ए नेट बेसिस। चलें आगे चलते हैं, वो नेट वाली बात कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करते हैं। इनवाइसिंग, एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम has been set up which directly connects MPL with the restaurant ordering system। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक IT सिस्टम लॉन्च किया है जिसने MPL को इसके रेस्टोरेंट के साथ कनेक्ट कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। सप्लायर और कस्टमर का एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन हो गई। वीकली इनवाइसेस आर आल्सो ऑटोमेटिकली शेयर्ड विद रेस्टोरेंट। वीकली इनवाइसेस रेस्टोरेंट को क्यों भेजी जाती हैं? क्यों भेजी जाती है भाई? पूरे हफ्ते में जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जो उनके ऑर्डर हमने कुक किए हैं, डिलीवर किए हैं, उनकी बिलिंग होती है हर हफ्ते। करेक्ट। अच्छा, अब इसमें एक ही रिस्क आ सकता है जो उसने सोल्यूशन में डिस्कस नहीं किया। क्या? अगर ईयर एंड मिड वीक में आ गया तो फिर 3-4 दिन का कट ऑफ एरर आ सकता है। एग्री कर, क्योंकि इनवाइसिंग कब हो रही है? वीकली बेसिस के ऊपर हो रही है। फिर इसके बाद है जी रेस्टोरेंट्स विच डू नॉट ऑपरेट ऑन ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम आर कैटर्ड मैनुअली। मैनुअली में भी रिस्क आ गया। क्या? अगर आपका 80% वर्क ऑटोमेटेड है, 20% मैनुअली है, मैनुअली में 2 रिस्क होते हैं, रिस्क ऑफ एरर भी ज्यादा है और डिले इन रिकॉर्डिंग का रिस्क भी है। नेक्स्ट, separate ledger is maintained for each restaurant in which all receipts and payments are recorded। हर एक का अलग अलग लेजर मेंटेन हो रहा है जिसमें सारी रिसीट और सारी पेमेंट रिकॉर्ड हो रही है। बज़ाहिर ये प्रैक्टिस ठीक लग रही है कि आपने लेजर, एक हर पार्टी का अकाउंट है, जैसे डेटर का अकाउंट होता है ना, सारी सेल्स भी उधर रिकॉर्ड हो गई, रिसीट्स भी उधर रिकॉर्ड होगी, पेमेंट भी जैसे डेटर क्रेडिट का रिकॉर्ड होता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि ट्रांजैक्शन 2 वे है। ठीक है, ट्रांजैक्शन 2 वे। कैसे? क्या हमने इन रेस्टोरेंट से कुछ पैसे वसूल करने हैं? बिल्कुल, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कुछ पे भी करने होते हैं हमने इनको? जी बताइए, क्या हमने रेस्टोरेंट्स को कोई पेमेंट करनी है? जो इंग्रेडिएंट्स इनको दिए हैं उनका क्रेडिट, ये जो ऊपर उसने बात की है, मुझे ये बताइए, पेबल टू रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को पे करना है,
ये कौन सा पेएबल है? नेट ऑफ सर्विस चार्ज एंड प्रॉफिट ऑन इंग्रेडिएंट्स। मेरे तो ख्याल में रेस्टोरेंट से सिर्फ रिसीवेबल होना चाहिए कि हमने उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, ये जब कस्टमर को डिलीवर करते हैं ना, कस्टमर से सारे पैसे खुद ले लेते हैं, ठीक है। तो वो है पेएबल टू कस्टमर, और फिर एक तरफ रिसीवेबल है, अपना 30% लेस कर देते हैं। यहां पे 100 वसूल किया, 30% लेस कर दिया, 70% ये पेएबल है। और क्वेश्चन ये है, क्या एक ही पार्टी से रिसीवेबल और पेएबल हो उसे नेट कर सकते हैं या नहीं, या कि कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स पे डिपेंड करता है? एक ही पार्टी से रिसीवेबल और पेएबल हो लेस कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। राइट टू ऑफसेट, IS 1 में शायद इसका जिक्र है कि जब आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट ऑफ ऑफसेट हो तब आप रिसीवेबल पेएबल को नेट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इसमें यह भी एक रिस्क है, आपने इंडिकेट किया था स्टार्ट में, ठीक है, वो उस वक्त मैंने डिस्कस नहीं किया था ये भी, क्योंकि कंप्लीट सिस्टम नहीं पढ़ा था, हमें सिस्टम पता चल गया है। कस्टमर से 100% रिसीव करते हैं, 30% अपना कमीशन रख लेते हैं, वो हमारी इनकम में चला जाता है, बाकी 70% पेएबल है। लेकिन ये पेएबल और उस 30% रिसीवेबल नेट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट से देखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है, कैसे देखना पड़ेगा, देखिए बज़ाहिर आपको ये लग रहा होगा कि 30% काट के 70% को बेच देते होंगे, लेकिन अगर जो रेस्टोरेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें रेस्टोरेंट ये कहता है कि सर आप कस्टमर से जितने पैसे वसूल करेंगे सारे के सारे हमें दीजिए, हम आपको आफ्टर 30 डे क्रेडिट आपका 30% देंगे। पॉसिबिलिटी है या नहीं कि एग्रीमेंट में इस तरह की बात लिखी हो कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ये कहे सर हमें 100% दें, पहले हम आपको कुछ दिन के बाद क्रेडिट पीरियड दीजिए हमें एडिशनल, उसके बाद हम आपको आपका 30% पे करेंगे। अगर इस तरह की बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है तो फिर रिसीवेबल पेएबल नेट नहीं हो सकता, फिर रिसीवेबल अलग होगा, पेएबल अलग होगा। आगे चलते हैं जी। ईच रेस्टोरेंट इन वीकली की बात होगी। बीइंग ए रिसेंट स्टार्टअप, MPL इज अ बिट अंडरस्टाफ्ड एज देयर आर ओनली 2 accountants who are responsible for managing, processing and recording all cash inflows, outflows and preparation of management। अंडर स्टाफिंग है, रिस्क बढ़ेगा। इसके साथ ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का भी रिस्क है, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। कुछ समझ आया? रिस्क कितने आइडेंटिफाई किए हमने? 9-10 हो गए, चलिए काफी है। ये भी थोड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिक केस था, इसने उसने इंडस्ट्री के ऑपरेशंस हमें बताए, ठीक है। लेटेस्ट वाला जो क्वेश्चन है ना कंस्ट्रक्शन वाला, मुझे उसकी निस्बत ये ज्यादा इसका डिफिकल्टी लेवल लग रहा है, क्योंकि इसमें उसने इंडस्ट्री के डिटेल ऑपरेशंस बता दिए, ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स की तरतीब क्या है, बिलिंग का सिस्टम क्या है। अंडर स्टाफिंग में रिस्क है, ये जनरल रिस्क आएगा, ये किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेट नहीं करता। हाँ, रिस्क ऑफ एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ से लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी लिख सकते हैं। क्लियर जी? अब हमने रिस्क असेसमेंट के एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है। अब बाकी आज से ऑनवर्ड अब आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। आपको क्या पास्ट पेपर दे दिया गया है? क्या आपको एक्सेल की शीट के ऊपर बता दिया गया है कौन से पास्ट पेपर में कौन सा क्वेश्चन रिस्क असेसमेंट का है? तो आप खुद से अब ढूंढ सकते हैं कि 21 से पीछे कौन कौन से किस अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन है रिस्क असेसमेंट का। कुछ ना भी हो ना, पास्ट पेपर ओपन कर लें, हर पास्ट पेपर में, हर अटेम्प्ट के पेपर में आपको रिक्वायरमेंट में ऑडिटर्स लिखा नजर आ जाएगा। LMS के ऊपर शेयर किए, ग्रुप में भी शेयर किए थे, हाँ, लेकिन ग्रुप में जाहिर है हर स्टूडेंट नहीं देख पाता। LMS आपके पास नहीं, आप ऑनलाइन में नहीं हो, चलिए आप क्लास के बाद ले लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? अब आपने डेली वीकली मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 क्वेश्चन रिस्क असेसमेंट के जरूर करने हैं। क्लियर जी? आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।